हेलो गाइस। तो आज इस चैनल पर आया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये टॉपिक मैंने मिस्टर ओलंपिया के कुछ टाइम पहले भी यानी कि 4 से 5 महीने पहले कवर करा था, जहां हमने बात करी थी हु इज़ द टफेस्ट चैंपियन। कौन सा वो चैंपियन है जो सबसे ज़्यादा टफ है बीट करना। और जैसा हमने प्रेडिक्ट करा था गाइस इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को पहले तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था, बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा था। और उसके बाद गाइस मिस्टर ओलंपिया आया और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा हमने प्रेडिक्ट करा था। हमने प्रेडिक्ट करा था कि यहाँ पर क्रिस बमस्टेड इज गोइंग टू बी द टफेस्ट चैंपियन टू बीट। बाकी उस टाइम पर चैंपियंस कौन कौन थे? शॉन क्लाइडा, जिनकी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी, जिनको बीट करना हमें लग रहा था बहुत डिफिकल्ट है। एरिन बैंक्स, जो बहुत ही एक बिल्कुल विनिंग स्ट्री पर जा रहे थे, जहां पर भी जाते थे कोई आसपास नहीं दिखता था। हार्डी चुपन अपनी कंडीशनिंग और मसल हार्डनेस के बेस पर, मसल मैच्योरिटी के बेस पर बिल्कुल ही अनबीटेबल लग रहे थे। उसके बाद भी गाइस हमें एक डिसाइड करना था कौन सा एक चैंपियन ऐसा है जिसको इन सब के मुकाबले बीट करना मुश्किल होगा इन सारे डिविजन्स में, और हमने उसे पिक करा था क्रिस बमस्टेड को। और देखो वही हुआ। लास्ट ईयर हमने सारे टाइटल्स हैंड चेंज करते हुए देखे। शॉन क्लाइडा को बीट करके टाइटल जीत लिया क्योन पियर्सन ने 212 से। ओपन डिवीजन में हमने हार्डी को बीट होते हुए देखा डेरेक लंसफोर्ड से। उसके बाद मेंस फिजिक डिवीजन में हमने एरिन बैंक्स जैसे एक स्ट्रॉन्ग चैंपियन को बीट होते हुए देखा रायन टेरी से, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था, जो हमने प्रेडिक्ट करा था, वही हुआ कि क्रिस बमस्टेड को हमने बीट होते हुए नहीं देखा गाइस। उनके क्लोज आए लोग, फिर भी क्रिस बमस्टेड माइल्स अहेड थे। बहुत ज़्यादा बड़ा गैप उन्होंने क्रिएट कर रखा था, यही बात हमने पहले बताई थी और वही हुआ। तो अब आई थिंक ये वो टाइम आ गया है जब अब काफ़ी सारे शोज हो गए हैं, हम देख रहे हैं कौन सा चैंपियन कैसा ट्रेन कर रहा है, किस तरह की फिजिक, किस तरह के इंप्रूवमेंट्स दिखा रहा है। और इस टाइम पर हम दोबारा से वही प्रेडिक्शन, उसी तरह की प्रेडिक्शन करने की ट्राई करेंगे। हम देखेंगे कि इस टाइम पर हु इज़ द टफेस्ट चैंपियन इस साल के लिए, जिसको बीट करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। तो इस टाइम पर कौन कौन चैंपियंस हैं? इस टाइम पर गाइस हमारे 212 डिवीजन से चैंपियन है क्योन पियर्सन, ओपन डिवीजन से चैंपियन है डेरेक लंसफोर्ड, क्लासिक फिजिक डिवीजन से चैंपियन है क्रिस बमस्टेड द ओनली अनबीटेबल, मेंस फिजिक डिवीजन से चैंपियन है रायन टेरी। तो अब हम एक एक डिवीजन को पिक करेंगे और बात करेंगे इस बारे में। बट इससे पहले कमेंट में गाइस वीडियो अभी तक आपने यहाँ तक देख लिया होगा, यहीं पर ही बिना मेरी बातों को सुने, बिना इस वीडियो को आगे देखे, आप यहीं पर कमेंट में टाइप करो कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, मेरी ओपिनियन जाने बिना, कि कौन सा चैंपियन इज गोइंग टू बी द टफेस्ट टू बीट। आपको क्या लगता है कौन सा चैंपियन इस साल बीट नहीं होगा? बाकी अब चलते हैं वीडियो पर। तो वीडियो में गाइस सबसे पहले बात करते हैं मेंस फिजिक डिवीजन की। मेंस फिजिक डिवीजन के चैंपियन है इस वक्त रायन टेरी। क्या रायन टेरी अनबीटेबल होने वाले हैं? क्या रायन टेरी को बीट करना इज गोइंग टू बी वेरी टफ? मैं बिल्कुल ये नहीं समझता हूँ गाइस। अब मैं इसके पीछे रीजन देता हूँ। देखो रायन टेरी के इस वक्त मेन चैलेंजर्स, मेन कंपेटिटर्स कौन है? रायन टेरी के लिए आ रहे हैं इस वक्त ब्रेंडन हेंड्रिक्सन। यस, ही इज़ नॉट रिटायरिंग, जहाँ तक अभी तक सुना गया है वो वापस आने वाले हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी बैटल दी थी ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने। उसके बाद एरिन बैंक्स। एरिन बैंक्स मैन बहुत ही डिफिकल्ट कंपेटिटर होकर आएंगे इस बार, बहुत ज़्यादा इंप्रूव होकर आएंगे। और उनका पैकेज आप देखते रह जाओगे, जिस तरह से वो अपनी अपडेट्स दिखा रहे हैं, जिस तरह से अपना अपर चेस्ट उन्होंने ब्रिंग करा है, दैट इज लुकिंग वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन। उसके बाद गाइस कौन कौन और चैलेंजर्स बन सकते हैं? रायन टेरी जैसी फिजिक देखो, मुझे लगता है काय के प्रो के पास, यानी कि कार्लोस डी ओलिवेरा के पास। यस गाइस, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। देखो काफ़ी टाइम से वो ट्रेन कर रहे हैं, तो मसल मैच्योरिटी का एस्पेक्ट पूरी तरह से उनके पास नेल्ड है। उनको अपनी इंप्रूवमेंट्स करनी बोली थी, उनको मसल मास ऐड करने बोला था, उन्होंने वो चीज़ करी है और वो चीज़ हमें दिख भी रही है। तो अगर रायन टेरी का चांस लग सकता है गाइस आफ्टर सो मच हार्ड वर्क, तो एक आई बिलीव कार्लोस डी ओलिवेरा भी एक ऐसा एथलीट है जो बहुत टाइम से ओवरलुक हो रहे हैं, जो अगर इंप्रूवमेंट्स करके आ गए, जैसे रायन टेरी को लास्ट ईयर बोला गया था अपनी बैक को ब्रिंग अप करने, अगर उसी तरह से कार्लोस भी अपने मसल मास ऐड करके आ गए जैसे कि उन्होंने कर लिया है, उनकी अपडेट से पूरी तरह से विजिबल है, एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वर्जन लाने वाले इस बार स्टेज पे वो अपना, क्योंकि बहुत ही जल्दी क्वालिफाई कर लिया था इन्होंने। तो इनके लिए भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है रायन टेरी को एक अच्छी बैटल देना, एक अच्छी चुनौती देना। बाकी इसके अलावा और कौन लगता है गाइस? देखो डियोगो मॉन्टेनेग्रो। अब ठीक है, इनके बारे में बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है लोगों की, कि मतलब कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं बिकॉज ऑफ हिज सुपरमैन प्रपोर्शंस, बिल्कुल एस्थेटिक प्रपोर्शंस है, बिल्कुल ही सिमेट्रिकल प्रपोर्शंस है। बट कुछ लोग अभी भी इनके एप्स के बारे में बोलते हैं। लेकिन हाँ, अगर रायन टेरी को हम देखें ना, एक बहुत ही कंप्लीट चैंपियन है, सारे प्रपोर्शंस बहुत ही बैलेंस्ड हैं, बहुत ही सिमेट्रिकल हैं। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि डियोगो इस तरह से चैलेंज प्रेजेंट कर पाएंगे। हाँ, कार्लोस डी ओलिवेरा या फिर एरिन बैंक्स वगैरह बहुत डेंजरस होने वाले हैं। देखो जेरेमी का मुझे अभी तक कोई अपडेट ऐसी नहीं मिली है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। और वैसे अभी उनको फिर से एज अ विनर के लिए देखना या फिर चैलेंजर के लिए देखना, टू विन द टाइटल अगेन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो यही सब है। लेकिन यस, रायन टेरी के पास भी गाइस कोई ऐसा एक मसल बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। और मेंस फिजिक डिवीजन में आपने हमेशा देखा है कि हमेशा ये लोग ना डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अब स्टेज पर कैसे लग रहा हो, या फिर जजेस उस टाइम पर क्या देख रहे हैं। कोई भी चीज़ इनको वाव फैक्टर वाली लग जाती है ना, उसी टाइम पर ये अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। इस बारे में टायलर मीनियन ने भी बोला कि मैन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके
प्लेसिंग लास्ट टाइम पर क्या थी, आप 6 थे, 4th थे या फिर 2nd थे। अगर आप इस शो में उतना अच्छे नहीं लगे, आपसे कोई बैटल लग गया या फिर हमें कुछ चीज़ बहुत वाव लगी या जजेस उस दिन कुछ और डिमांड कर रहे हैं, तो आप कहीं भी प्लेस हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप टाइटल जीतोगे या फिर उसी प्लेसिंग के हिसाब से प्लेस होंगे। ये चीज़ टाइलर ने अभी रिसेंटली ना जब डियोगो हारे थे यहाँ पर आर्नो क्लासिक यूके में, तब क्लियर करी थी। तो इसी हिसाब से गाइज, तो एब्सोल्युटली गाइज इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि जजेस कहीं भी जा सकते हैं और रायन टेरी ऐसे कोई डोमिनेटिंग चैंपियन नहीं है, बहुत ही बैलेंस्ड है। एक्चुअल डेफिनेशन है मैंस फिजिक की, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन एक डोमिनेटिंग वाला फैक्टर जो बिल्कुल ही आप देखते ही बोलते हो ना कि मैन ये तो बिल्कुल ही अनबीटेबल हो जाएगा या फिर इनको कोई बीट नहीं कर सकता। एक दूसरी तरह की फिजिक एक्चुअल में रायन टेरी को बीट कर सकती है, बिकॉज हम देख चुके हैं। ऐसे ही हम एरिन बैंक्स के बारे में बोलते थे, लेकिन एरिन बैंक्स के बारे में जैसे हमने प्रेडिक्ट करा था लास्ट टाइम पे, उस टाइम पर भी हमने यही बोला था कि जजेस अगर किसी और चीज़ को देखेंगे, अगर जजेस के माइंड में उस टाइम पर कुछ और चीज़ है, अगर जजेस प्रपोर्शंस की तरफ जा रहे हैं, सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेंस फिजिक डिवीजन का ऐसा है जो अभी तक ना पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाए व्हाट दे वांट। हमेशा ये नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पर कोई एक प्रॉपर मापदंड नहीं है इस चीज़ को फैक्टर इन करने का। इसीलिए गाइस मुझे नहीं लगता रायन टेरी इज गोइंग टू बी अनबीटेबल। उनके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज रखा जा सकता है और वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होंगे बीट करने के लिए। बाकी अब चले नेक्स्ट डिवीजन पर। तो नेक्स्ट डिवीजन में बात करते हैं गाइस हम ओपन डिवीजन की। यहाँ पर है हमारे चैंपियन डेरेक लंसफोर्ड। अब देखो डेरेक लंसफोर्ड की स्पेशलिटी, उनका शेप, इसके अलावा उनकी बैक, और क्या बोलोगे आप? और कुछ नहीं बोलोगे गाइस आप, क्योंकि उनका शेप एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है उनके पास, और उनकी बैक एक अनबीटेबल बैक है राइट नाउ, क्योंकि फिलहीत वगैरह अब इस टाइम पर कम्पीट नहीं करने वाले। उसके अलावा गाइज आई थिंक कंडीशनिंग का फैक्टर वो पूरी तरह से लैग करते हैं। फ्रंट उनका बिल्कुल भी कंडीशन नहीं लगता और यहीं पर आकर गाइज कई सारे चैलेंजेस उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हार्डी चुपन हो गए, सैमसन डॉडा हो गए, निक वॉकर हो गए। अब देखो सब अलग अलग फैक्टर्स से हैं। हार्डी चुपन को मैं सबसे बड़ा चैलेंजर इस वक्त इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि हार्डी चुपन जिस तरह की कंडीशनिंग लेकर आए थे मैन आर्नो क्लासिक ओहायो में, जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स दिखाई थी, देखो बैक में जो इन दोनों की गैप था ना लास्ट ईयर काफ़ी ह्यूज था, लेकिन इस साल हार्डी ने उस बैक के गैप को सिर्फ 2-3 महीने में ही काफ़ी हद तक कवर कर लिया। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट के लेवल तक वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, नहीं गाइज, वो तो आई थिंक पॉसिबल भी नहीं है, वो तो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन फिर भी हार्डी ने उस गैप को काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश करी है, जो कि अप्रिशिएबल है। प्लस कंडीशनिंग, प्लस मसल मैच्योरिटी, हर एक फैक्टर गाइज ये चीज़ें डायरेक्ट कैरी नहीं करते और यहीं पर उनके लिए खतरा है हार्डी चुपन से। मैन एक्चुअल में मैं बिलीव करता हूँ कि अगर जजेस एस्थेटिक्स को इतना प्रेफर नहीं करेंगे, देखो लास्ट टाइम उन्होंने कर लिया था। लास्ट टाइम एक चीज़ और थी कि डायरेक्ट और ज़्यादा इंप्रूव आए थे लास्ट टू लास्ट ईयर से। इस साल अगर डायरेक्ट वो इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखाते, अब डायरेक्ट इंप्रूवमेंट्स कहाँ पर दिखा सकते हैं? अपनी कंडीशनिंग में ही दिखा सकते हैं। चेस्ट की स्ट्राइशंस ले आएँ, आर्म्स की कंडीशनिंग बेटर कर लें, अपनी कॉर्ड्स को इंप्रूव कर लें, अगर ये चीज़ कर लें। बट मैन जितनी भी अभी तक अपडेट्स हम डायरेक्ट की देख रहे हैं ना, डायरेक्ट के साथ ये जेनेटिक वाली चीज़ है, जहाँ उनकी बैक बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो वही चीज़ उनके साथ है। जहाँ पर उनकी बैक गाइस इतनी ज़्यादा जेनेटिकली सुपीरियर है, वहीं उनका फ्रंट कितना भी हार्डवर्क करने के बाद स्ट्राइशंस, फाइबर्स वगैरह नहीं दिखा पाता, उस तरह की सेपरेशन नहीं दिखा पाता, वो हम अभी भी अपडेट्स में देख पाए हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि हार्डी इस बार भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल देंगे डायरेक्ट को और मुकाबला कहीं भी जा सकता है। प्लस गाइस अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें एस्थेटिक्स वाला, तो वहाँ पर सैमसन डॉडा इज गोइंग टू बी दियर। देखो सैमसन डॉडा के साथ भी यही केस है, वो भी कंडीशनिंग उस तरह की नहीं लाते हैं। अब देखो उनकी हाँ बैक बहुत ज़्यादा लैग करती है, लेकिन अगर बैलेंस देखें तो सैमसन मेरे हिसाब से गाइस डायरेक्ट से ज़्यादा बैलेंस्ड है। देखो फैन नहीं हूँ मैं सैमसन का, आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ उन्हें, लेकिन अगर जहाँ पर बात एस्थेटिक्स की आती है, शेप की आती है, बैलेंस की आती है, प्रपोर्शंस की आती है, वहाँ पर सैमसन इज टॉप नॉच। और अगर कंडीशनिंग इन्होंने नेल कर दी गाइस एस्थेटिक्स के साथ, तो मेरे हिसाब से जजेस जा सकते हैं इनके पास। क्योंकि आर्नो क्लासिक यूके में आपने देखा जैसे ही हार्डी थोड़ा सा भी लैग करके आए थे, कंडीशनिंग 100% नहीं आए थे, मतलब ओहायो से थोड़ा सा भी कम आए थे, और सैमसन डॉडा थोड़ा सा ज़्यादा आ गए थे, थोड़ा सा इंप्रूव आ गए थे ओहायो की कंडीशनिंग से। तो वहीं पर टाइलर ने ये बोल दिया कि मुकाबला बहुत ज़्यादा क्लोज था, आर्नो क्लासिक ओहायो के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्लोज था इन दोनों के बीच में। तो देखो कितना ज़्यादा पेडेस्टल पर एक तरह से सैमसन डॉडा के शेप्स को रखा जा रहा है। तो वही बात है गाइस, अगर सैमसन बहुत अच्छी कंडीशनिंग ले आए, डायरेक्ट से अच्छी कंडीशनिंग ले आए और बहुत अच्छा पीरियड है उनके पास, अगर आई थिंक वो एक सही कोच हायर कर लेते हैं जो उनकी फिजिक को समझ पाए, तो मेरे हिसाब से वो कंडीशनिंग भी उस तरह की ला सकते हैं और फिर इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू बीट, क्योंकि बहुत स्पीड से ना इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी है। और एक दूसरा ही फैक्टर गाइस मैं आपको बताऊंगा, निक वॉकर जो लाएंगे एक पूरा प्रॉपर बैलेंस्ड। देखो वहाँ पर कंडीशनिंग में आप उन पर डाउट नहीं कर सकते, जिस तरह की कंडीशनिंग वो लेकर आएंगे, प्लस मसल मास एक फ्रीक फैक्टर है। जजेस यहाँ पर क्राइटेरिया अगर चेंज करके थोड़ा सा भी फ्रीक फैक्टर की तरफ चले गए, या फिर निक ने थोड़ा सा भी बैलेंस ज़्यादा दिखा दिया अपने लेग्स में, अपनी क्वाड्स में वो इंप्रूवमेंट्स दिखा दी और एक स्टेटमेंट बना दिया, तो मैन एब्सोल्युटली देखो निक का टाइम अभी नहीं तो कभी ना कभी तो आएगा। जिस तरह से वो इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, अपनी वेस्ट को वो टेपर करते जा रहे हैं। अब देखो उनकी वेस्ट ब्लॉक की है जो भी है इस पर इंप्रूवमेंट्स कॉन्स्टेंटली वो कर रहे हैं, अपनी प्लेसिंग कॉन्स्टेंटली वो इंप्रूव कर रहे हैं। और उसके साथ में गाइस आपको पूरे दिन निक को नहीं देखना, बस आपको 15-20 मिनट स्टेज पर देखना है, और 15-20 मिनट अगर उन्होंने अपनी वेस्ट को कंट्रोल कर लिया, सच में कहीं भी हो सकता है। प्लस निक की लेवल की कंडीशनिंग
विद द मसल मास ही कैरीज, अब तो वो और भी ज़्यादा ह्यूज हो गए। ही इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर डायरेक्ट लंसफर्ड। तो मैन यही है कि सैमसन डॉट हो गए, हार्डी हो गए, निक हो गए, ये तीनों ही एक एक तरीके से ना अलग अलग फैक्टर्स लेकर आ रहे हैं डायरेक्ट से भिड़ने के लिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि डायरेक्ट के लिए भी इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा अपने टाइटल को रिटेन करना। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिटेन द टाइटल। और इसीलिए गाइज मैं यही बोलूंगा कि डायरेक्ट भी हमारे इस टफेस्ट चैंपियन वाली चीज़ में अभी तक तो बिल्कुल नहीं आते हैं। हाँ, रायन टेरी से ज़्यादा टफेस्ट होंगे वो बीट करने में, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो अभी 2 डिविजन्स बाकी हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी अगर मैं बात करूं 212 डिवीजन की, तो मैन 212 डिवीजन के इस वक्त चैंपियन है कियान पियर्सन। और कियान पियर्सन के सबसे बड़े चैलेंजर कौन है इस साल? शॉन क्लाइडा और सिर्फ शॉन क्लाइडा। यस गाइस, कैरिथ बज्जो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इनका नाम एक्चुअल में कैसे प्रोनाउंस होता है, कैरिथ ही बोलते हैं इनको। तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो एस्थेटिक्स, वो शेप, वो मसल मास कैरिथ के पास नहीं लगती जो कियान पियर्सन के साथ बैटल कर सके। और एंजल कार्लट्रोन, मैन मुझे नहीं लगता वो कहीं भी आसपास है कियान पियर्सन के इस वक्त। कियान पियर्सन को सिर्फ एक ही बंदा टक्कर दे सकता है इस वक्त, जो कि है शॉन क्लाइडा और कियान पियर्सन की बैटल इस बार आई थिंक मिस्टर ओलंपिया में सबसे ज़बरदस्त बैटल होने वाली है, सबसे धुआंधार बैटल होने वाली है। बिकॉज शॉन क्लाइडा इज इम्प्रूविंग लाइक क्रेजी, एक अलग ही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी गाइस मैं ये बोलूँगा कि कियान पियर्सन को बीट करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। अब देखो, टफेस्ट तो मैं अभी नहीं बोलूँगा बिकॉज एक डिवीजन और बाकी है, लेकिन अभी तक जो हमने तीनों डिवीजन डिस्कस करें वहाँ पर मैं सबसे ऊपर कियान पियर्सन को रखूंगा इन टर्म्स ऑफ बीइंग द टफेस्ट चैंपियन टू बीट। क्यों गाइस? क्योंकि कियान पियर्सन डायरेक्ट जैसे एस्थेटिक्स रखते हैं, डायरेक्ट जैसा शेप रखते हैं, इंप्रूवमेंट्स का स्कोप रखते हैं। बिकॉज 10 से 12 पाउंड ये लास्ट ईयर लाइटर थे, उसके बाद भी कंडीशनिंग एब्सोल्युटली इंसेन लाए थे। मसल सेपरेशन कहीं भी लैक नहीं करते, बहुत ज़्यादा अच्छी मसल सेपरेशन लाते हैं। फुलनेस वाला फैक्टर इस साल ये और भी ज़्यादा बढ़ा के आएंगे, जो कि हमें दिख रहा है इनके अपडेट्स देखकर। इंसेन लेवल पर ही इज़ इंप्रूविंग। इनके प्रपोर्शंस बिल्कुल ही कार्टूनिश लग रहे हैं, एनिमेटेड लग रहे हैं, बिल्कुल अनरियल लग रहे हैं। उसके बाद गाइस शेप, आप जानते हो इनका शेप कितना इंसेन है, बिल्कुल अपनी वेस्ट को ख़राब नहीं होने दे रहा है। अगर आप कभी देखोगे डायरेक्ट लंसफर्ड का 212 डिवीजन का वर्जन, तो वहाँ पर आप ये देखोगे इनकी वेस्ट और ज़्यादा टेपर्ड थी, बट यहाँ ओपन डिवीजन में आने के बाद थोड़ी सी इनकी वेस्ट वाइडर हुई है कंपेयर टू 212 डिवीजन। बट कियान पियर्सन अभी देखो 230-232 पाउंड के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद भी गाइस आप देख लो इनकी वेस्ट कितनी ज़्यादा टेपर्ड है, इन्होंने उसको बिल्कुल ख़राब नहीं होने दिया। और एब्सोल्युटली मुझे नहीं लगता गाइस कि शॉन क्लाइडा एक बहुत अच्छा पैकेज लाने के बाद भी कियान को बीट कर सकते हैं। बिकॉज गाइस स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से चेंज हो गए हैं और कियान कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। कियान पियर्सन के साथ कोच कौन है? पैट्रिक टूर। यस गाइस, पिटौर के साथ वो ट्रेन कर रहे हैं। कंडीशनिंग किंग, कंडीशनिंग में कभी लैक नहीं करते हैं, सारे एथलीट्स उनके इंसेन कंडीशन में आते हैं। प्लस जेनेटिकली ही इज़ वेरी वेरी सुपीरियर, और इसीलिए मसल सेपरेशन बोल लो, शेप बोल लो, एस्थेटिक्स बोल लो, प्रपोर्शंस बोल लो, हर चीज़ में अमेजिंगली ऑपरेट करते हैं ये। प्लस शॉन क्लाइडा लास्ट ईयर पता क्या गलती करी थी उन्होंने? थोड़ी सी उन्होंने अपने आप को थोड़ा मैसिव लाने के चक्कर में, अपने हैवीएस्ट आने के चक्कर में थोड़ा सा अपनी वेस्ट को सैक्रिफाइस कर दिया था, ब्लोटेड लग रहे थे वो। और इस साल भी अभी तक आप उनकी अपडेट देखोगे जो मैंने रिसेंटली कवर करी थी, अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर भी आप देखोगे शॉन इज बीइंग अ बीस्ट, ही इज बीइंग लाइक एन एलियन। बट वही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसल मास ऐड कर लिया। आई डोंट नो व्हाट अप्रोच ही इज फॉलोइंग, या इनके माइंड में क्या चल रहा है। बट इसके साथ गाइस जजेस को मुझे नहीं लगता इनको बहुत ज़्यादा बड़ा देखना है। जजेस को वही देखना है शॉन क्लाइडा को जो पाउंड टू पाउंड बेस्ट आते थे, एक कॉम्पैक्ट फ्रेम पर मिनी रॉनी कॉलमैन कहलाते थे, जहां पर इनकी वेस्ट भी टेपर्ड होती थी। मसल मैच्योरिटी तो है ही इनकी इंसेन, मसल हार्डनेस नेक्स्ट लेवल। तो गाइस वही है, एक बहुत अच्छी बैटल देखने को मिलेगी। बट क्योंकि कियान पियर्सन भी कहीं लैक नहीं करेंगे, और लास्ट ईयर कियान पियर्सन इतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं थे जितने इस साल ऑलरेडी इंप्रूव दिख रहे हैं 2-3 महीने में ही। तो अगर लास्ट ईयर ही जजेस ने कियान को पिक करा बिकॉज ऑफ हिज शेप, बिकॉज ऑफ हिज सेपरेशन, बिकॉज ऑफ हिज कंडीशनिंग, तो इस साल तो मैन कियान इज गोइंग टू बी ऑन नेक्स्ट लेवल। तो मुझे नहीं लगता शॉन क्लाइडा बहुत इंप्रूव करने के बाद भी कियान को इस साल बीट कर पाएंगे। तो अभी तक कियान इज द टफेस्ट चैंपियन टू बीट। अब आते हैं सबसे लास्ट चैंपियन पर, यानी कि लास्ट ईयर के जो हमारे टफेस्ट चैंपियन थे उन पर। तो वो है गाइस क्रिस बमस्टेड। अब देखो क्रिस बमस्टेड मैन, ये अपनी एक अलग ही लीग के अंदर है, अपनी एक अलग ही जर्नी क्रिएट कर रहे हैं, अपना एक अलग ही स्टोरी लाइन उन्होंने बना रखा है। और इनको बीट करना मेरे हिसाब से सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन एब्सोल्युटली गाइस क्लासिक डिवीजन में हम काफ़ी अपसेट्स इस साल भी देख चुके हैं, हमने लास्ट ईयर भी देखे थे। और उसके साथ साथ गाइस क्रिस की फिजिक अब बहुत ज़्यादा टोल ले रही है। हम देख रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ इंजरी हो रही है। उससे पहले लास्ट ईयर क्रिस के साथ क्या हुआ था, उनका बाइसेप टीयर हो गया था, उसके बाद भी क्रिस वाज वेरी सुपीरियर। लास्ट ईयर क्या हुआ, क्रिस के लैट्स टीयर हो गए, उसके बाद भी क्रिस वाज सुपीरियर। बट मैन क्या इस साल भी ऐसा होने वाला है? आई डोंट नो, नथिंग कैन बी सेड अबाउट क्रिस मैन। क्रिस इज द पिनेकल ऑफ क्लासिक फिजिक, बट
एट द सेम टाइम गाइस वेस्ली विजर्स हो गए, रामॉन डीन हो गए, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और एब्सोल्युटली अगर क्रिस थोड़ा सा भी लैग कर गए, इनकी फिजिक थोड़ी सी भी डाउन लगी हो, जजेस अगर एक्चुअल में कुछ भी नया देखने लग गए, तो मैम इस बार एक्चुअल में मुझे फीलिंग आ रही है। देखो लास्ट ईयर मैंने बोला था क्रिस इज नॉट गोइंग टू बी बीट, क्रिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट चैंपियन टू बीट। बट इस साल इन सारे फैक्टर्स को लेके, क्रिस की इंजरीज को लेके, क्रिस की फिजिक जैसे टोल ले रही है, उनकी हेल्थ जैसे टोल ले रही है, उन सब चीजों को देख के और जिस तरह से वेस्ली विजर्स, टेरेंस रफिन, रामॉन डीनो ये सारे इंप्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशनेस लेके आ रहा है अपनी फिजिक में। क्रिस की फिजिक में ना सब चीज अभी भी वही है, सारे क्लासिक एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, बट फ्रेशनेस, फिजिक की फ्रेशनेस अब वैसी नहीं लगती गाइस। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उनकी फिजिक और आई थिंक मेरे फेवरेट निक वॉकर के बाद क्रिस बम्स्टेड ही है। बट जो सच है गाइस, जो लास्ट ईयर नहीं था तो मैंने नहीं बोला, लेकिन इस साल जो एक्चुअल में आई एम फीलिंग कि उनकी फिजिक अब उस तरह से फ्रेश नहीं लगती, जैसी फ्रेशनेस रामॉन डीनो शो कर रहे हैं, जैसी फ्रेशनेस वेस्ली विजर्स शो कर रहे हैं। मैन वेस्ली विजर्स इज ऑन अ स्प्री। आई थिंक अब ये वो टाइम है जब टॉर्च पास हो जाएगी किसी दूसरे चैंपियन को। आई थिंक अगर इस साल नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाएगी, लेकिन इस साल भी हो सकती है। देयर आर वेरी हाई चांसेस, हो सकता है, इट इज टोटली पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से गाइस क्रिस इस बार इतने टफेस्ट नहीं रहेंगे जितने कि मैं कियान पियर्सन को देखता हूँ। देखो क्रिस इज द टफेस्ट, यस, बट आउट ऑफ 3 डिविजन्स, मेंस फिजिक में देख लो, ओपन डिवीजन में देख लो या फिर क्लासिक डिवीजन में देख लो। लेकिन अगर मैं इस बार 212 डिवीजन को लगा लूँ ना, तो उस हिसाब से कियान पियर्सन सबसे ऊपर आ रहे हैं टफेस्ट चैंपियन में। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिस बम्स्टेड बीट कर दिए जाएंगे या फिर कोई और टाइटल जीत जाएगा, नहीं गाइस। यहाँ सिर्फ ये बात हो रही है कि हु इज गोइंग टू बी द टफेस्ट चैंपियन टू बीट। कौन इन चारों में से सबसे टफेस्ट होने वाला है इस बार बीट करने के लिए, जिसको बीट करना, जिसको हराना इज गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट, और वो है गाइस कियान पियर्सन। मैंने आपको रीजनिंग दे दी, अपना सारा मैंने आपको बता दिया क्या रीजंस मैं समझता हूँ, सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मैंने अपनी ओपिनियन के हिसाब से दिए हैं। बाकी इस चीज़ को बिल्कुल पर्सनल ना लें। लास्ट ईयर देखो जैसा हमने प्रेडिक्ट करा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो अभी तक बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन इज ऑन 1, मिस्टर ओलंपिया इज ऑन 0। तो अब देखते हैं क्या मिस्टर ओलंपिया यहाँ पर एक पॉइंट बना पाता है हमें गलत साबित करके, हमारी ओपिनियन को गलत साबित करके। बाकी इस चीज़ में मज़ा बहुत आता है, लेकिन हाँ मेरे माइंड में जो थॉट थे ना मैंने आपके सामने सब रख दिए। अब बारी है आपके अपने थॉट्स रखने की। आप कमेंट्स में बताओ पहले तो ये वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, और ऐसा कोई डिफरेंट सा टॉपिक मुझे ला कर दो जिसके बारे में मैं अपनी ओपिनियन दे पाऊँ। और दूसरी चीज़ ये बताओ कि आपके हिसाब से वो कौन सा चैंपियन है जिसको बीट करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब टफेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज 4 डिविजन्स। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, मैं रीड करूंगा और मुझे पता लगेगा कि मेरी ऑडियंस क्या सोचती है इस बारे में। बाकी वीडियो को आप लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो मैन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑडियंस ग्रो कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।